सीपी राय जी, केजरीवाल को अलग कर देंगे हम, मायावती को अलग कर देंगे हम, तो एक बहुत बड़ा राज्य का एक बहुत बड़ा वोट बैंक तो वैसे ही अलग हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये केसीआर भी बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं, मायावती भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है विपक्ष कहीं ना कहीं टूट तो रहा है। फिर हम 2024 में कैसे कल्पना कर लेंगे कि पूरा विपक्ष इकट्ठे होकर ब्रांड मोदी का मुकाबला कर लेगा। मैं कुछ चीजें रखता हूं सामने। 9 प्रदेशों के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और 4 नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं। इनमें से तेलंगाना में मुझे लगता है सरकार शायद रिपीट करेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक, यदि अब राजस्थान में कुछ लोग नहीं सहमत है अभी इस बात से, लेकिन वहां के जो भाजपा के हालात हैं मैं वहां देख रहा हूं, इन 4 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार की वापसी होगी। ये परिस्थितियां तो अभी की हैं। नॉर्थ ईस्ट को मैं माइनस कर देता हूं फिलहाल अभी इस पूरी बहस से। दूसरे कुछ तथ्य और जान लीजिए। महाराष्ट्र में जो गठबंधन बना है उसके टूटने का मुझे कोई लक्षण दिख नहीं रहा है। वहां पर संभवतः 22 या 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है आने वाले लोकसभा चुनाव में 6-7 सीट पार करना मुझे उनका मुश्किल दिख रहा है। बिहार में उनके पास 17 सीटें थी, 2 से 3 सीट हो जाए तो मुझे लगता है काफी मुश्किल है। तो 23 और 17, 40 सीट तो केवल 2 जगह से माइनस हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब इलाकों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब में 100% सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, जो किसी भी हालत में वापस नहीं आ रही है। अगली रणनीति पर हमको निगाह रखना पड़ेगा कि ये यात्रा खत्म करने के बाद क्या राहुल गांधी एक उत्तर प्रदेश की समग्र यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं। उस पर उत्तर प्रदेश के परिणाम दिखाई पड़ेंगे। मायावती को सीधे सीधे यह मान लेना कि भाजपा के खेमे में खड़ी हो जाएंगी, मैं अभी नहीं मानता हूं। चुनाव जब घोषित हो जाएगा, मायावती का फैसला तब देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस, मायावती और कुछ अन्य शक्तियां, छोटे छोटे दल, हो सकता है कि ये अपना एक मोर्चा बना लें। एक मामला चल रहा है, अनिल सिन्हा जी को जानकारी होगी और डॉक्टर अनिल जी को भी जानकारी होगी, लक्ष्मण जी को भी होगी, कि नीतीश कुमार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पुराना जनता दल रिवाइव हो जाए, जिसको कि शिवपाल यादव ने एक बार कोशिश किया था, और उसमें देवगौड़ा जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, अजीत सिंह और चौटाला, ये सारे लोग सहमत हो गए थे। मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया था, समाजवादी पार्टी को पार्टी मान लिया था, उसी चिन्ह को स्वीकार कर लिया था, और मुलायम सिंह जी को ही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मान लिया था। और वो पार्टी बन गई होती तो आज हम विकल्प की बात नहीं करते, क्योंकि अगले कदम में नवीन पटनायक भी उसका हिस्सा होते, क्योंकि वो पुराने लोकदल या उसी पार्टी के मेंबर रहे हैं। लेकिन रामगोपाल यादव नाम के एक बहुत महाविद्वान प्राणी है, उन्होंने उसको नहीं होने दिया, और उन्होंने विनाश कर दिया उस पार्टी का और अपनी पार्टी का भी। नीतीश कुमार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जनता दल को फिर से रिवाइव किया जाए। उसमें मेरी जो जानकारी है, देवगौड़ा जी सहमत है, चौटाला जी सहमत है, यहां तक कि अजीत सिंह के सुपुत्र भी काफी हद तक उस दल में विलय के लिए सहमत है। नीतीश कुमार का शायद मानना यह है कि मैं पार्टी अध्यक्ष बन जाता हूं और तेजस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर आगे काम करे और वो अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। लेकिन इसमें दोनों नौजवान, तेजस्वी और उससे भी ज्यादा, तेजस्वी 50%, वो लालू पर डिपेंड करता है, वो सिंगापुर से लौट आए तब क्या निर्णय रहता है। लेकिन जो महाविद्वान रामगोपाल जी के साथ एक अखिलेश यादव नाम के प्राणी है, वो किसी भी हालत में इस जनता दल के रिवाइवल से सहमत नहीं है। वो अपनी बाजार खुद चलाना चाहते हैं। वो विपक्ष के एक तीसरे धुरी, जो तीसरा धुरी कहती थी, उसकी एकता में बड़े भारी बाधक है। लेकिन नीतीश कुमार अगर बाकी लोगों को भी जोड़ने में कामयाब हो गए और जनता दल का वो स्वरूप बन गया कर्नाटक से लेके वहां तक, तो निश्चित तौर पर एक फोर्स उधर दिखलाई पड़ेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने खड़गे को अध्यक्ष बना करके एक बड़ा दांव चल दिया है। खड़गे जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी आप तो चाय बेच लेते हो, आपकी चाय तो लोग पीते हैं, लेकिन मैं तो ऐसी जात में पैदा हुआ हूं जिसके लोग चाय भी पीना पसंद नहीं करते, छूना भी पसंद नहीं करते। तो और भारत यात्रा का जो तरीका है, तो मुझे जो दिखलाई पड़ रहा है संजय जी, एकता का जो भी स्वरूप रहे वो अपनी जगह है। साम्यवादी पार्टियां तो हमेशा ही इस पक्ष में रही हैं कि चाहे उनको थोड़ा नुकसान भी हो जाए, लेकिन वो आमतौर पर विपक्षी एकता के लिए अपना नुकसान सहन करके भी वो उसके साथ सहमत रही हैं।
इंडिविजुअल्स पे मैं बात नहीं करता, ममता बनर्जी क्या करेंगी, केसीआर क्या करेंगी, ये वक्त और हालात बताएगा। चुनाव के 4-5 महीने पहले और चुनाव की घोषणा होने के दिन जो बड़े नेता होते हैं ये चीजों को भांप लेते हैं, और जमीन पर चुनाव लड़ने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, और अचानक भगदड़ मचनी शुरू होती है और तमाम चीजें होने लगती हैं। कर्नाटक में आप भगदड़ देख रहे हैं, कर्नाटक में शुरू हो गई है। कर्नाटक में दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकती है, न मध्य प्रदेश में रोक सकती है। अभी जो भी हालात हैं, अगला चुनाव मैं किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार बनता हुआ नहीं देख रहा हूं। समझौता हो या ना हो जाए लाइक माइंडेड दलों का, जो लक्ष्मण ने भी कहा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या तय होगा? जो देश की बर्बादी की 8 साल में इबारत लिखी गई, जो 9 साल पूरे होते होते और बढ़ जाएगी, कि आज चीन पर बहस करने को ये राष्ट्रवादी पार्टी तैयार नहीं है, जिसने 62 में हल्ला मचाया था नेहरू जी को, और नेहरू जी ने उसको सिर्फ बहस ही नहीं कराई बल्कि लक्ष्मीमल सिंधवी के मना करने के बावजूद इस बहस को सार्वजनिक न किया जाए, ये गोपनीय मामला है, देश के उससे जुड़ा सेंसिटिव मामला है। नेहरू जी ने कहा बिल्कुल नहीं, अगर हम कमजोर है तब भी देश को जानना चाहिए, अगर हम मजबूत है तब भी देश को जानना चाहिए, चाइना तो जानता है। और नेहरू जी ने उस बहस को सार्वजनिक किया, 165 लोग बोले और पूरे देश ने जाना कि क्या हो रहा है। और उसी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी की सरकार कई दिन से मांग हो रही है कि पूरा देश एक है, देश जानना चाहता है कि चीन कहाँ है। मैं भी जानना चाहता हूं कि वो 11 झरने वाली जो घाटी है या जो पहाड़ी है जिसका धार्मिक महत्व भी है, वो 9 तारीख के बाद भारत की सेना के कब्जे में है या चीन की सेना के कब्जे में है। हम भी यह जानना चाहते हैं, लेकिन सरकार कुछ छुपा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक देश में एक अलग तरह का उबाल है, विपक्ष अपनी चीजें लेके चल रहा है, और मैं ये देख रहा हूं कि कुछ न कुछ समझौता, सब ना होंगे तो कुछ लोग होंगे, और जो होंगे वो एक साथ हो जाएंगे। इसका मैं एक आपको उदाहरण बता देता हूं, इसके परिणाम कैसे होते हैं, कि राजनीतिक उदाहरण बता देता हूं संक्षेप में। आपको बीजेपी का चुनाव याद होगा, बड़ी भारी मोदी का जादू चला था, लेकिन आप ध्यान करिए कि मोदी के तथाकथित जादू में, जिसको मैंने कभी नहीं माना उस दिन से लेकर आज तक, उस तथाकथित जादू में भी कांग्रेस हारी। जो पार्टियां कांग्रेस के समर्थन में उसके साथ खड़ी थी वो हारी, लेकिन वो पार्टियां जो कांग्रेस के साथ नहीं थी उन्होंने बीजेपी को बुरी तरह पीट दिया। वो चाहे तमिलनाडु हो, वो चाहे बंगाल हो, वो चाहे उड़ीसा हो, उन तीनों में कहीं पर भी बीजेपी का जादू नहीं चला था। तो ऐसे हालात राजनीति शास्त्र में बनते, राजनीतिक परिस्थितियों में, कि उस वक्त जो साथ नहीं खड़ा होगा वो भी बीजेपी के साथ पिटेगा, और जो बीजेपी के विकल्प के तौर पर जो मोर्चा या लोग खड़े होंगे, जैसे आज की तारीख में पिछले काफी समय से आरएसएस पर और बीजेपी पर, इनके कुकर्मों पर, देश के हालात पर और सुपारी मीडिया पर जिस मुखर तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं, हमलावर हैं। इस वक्त राहुल गांधी खुद जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को चुनौती हुए दिखलाई अकेले नेता पड़ रहे हैं। तो ये हालात, संजय जी, आप यहाँ सब विद्वान लोग बैठे हैं, आप देखिएगा कि जो लोग बीजेपी को चुनौती देने वाली लाइन में खड़े होंगे वो एक तरफ होंगे, जो तटस्थ होंगे वो बीजेपी के साथ गिने जाएंगे, और बीजेपी और उनका परिणाम एक जैसा होगा।